हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये सेशन है जो कि 2000 क्वेश्चंस का है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यूजीसी एनटीए आपका जो नेट होता है उसका भी मैंने अलग से प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू किया है। उसमें पीवाईक्यूज एमसीक्यूज दोनों ऐड हैं और आपका डिग्री कॉलेज है, राजस्थान प्रवक्ता है। तो इस सब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरा वीडियो इसी चैनल पर, होम साइंस एग्जाम मास्टर, इसी चैनल से मैं दोनों आपको अलग से, नेट की भी अलग से बता रही हूँ। क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हमारी ये 2000 प्रश्नों की, तो ये तो टीजीटी पीजीटी की खास करके आपके लिए बनाई हुई श्रृंखला है। प्रश्न निश्चित रूप से आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने का प्रयोग करते हैं। लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ऑरेब पट्टी या चौकोर पट्टी। तो परिधान में जब हम कपड़ा तैयार कर लेते हैं तो कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं? ऑरेबी पट्टी का प्रयोग करते हैं। ये ऑरेब पट्टी जो होती है, जिसमें क्या, ये 40 डिग्री पर क्या करते हैं, हम यहाँ से फैब्रिक को कट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, कट करते हैं। और ऑरेब होती है ये, जिससे कि इसमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और जिस तरह से हम खींच करके पट्टी को लगाना चाहें उस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये जो ऑरेब पट्टी है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? अधिकतर ब्लाउज के गले में इस पट्टी का प्रयोग किया जाता है और जहाँ पर पाइपिंग की आवश्यकता होती है वहाँ भी ऑरेबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर या खाकी। तो ट्विल बुनाई से यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पूछा भी जाता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसमें क्या है, खाकी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्विल बुनाई होती है उसमें क्या होता है, जो उसके फ्लोट्स होते हैं वो कैसे पड़ते हैं, वो तिरछे पड़ते हैं। मतलब अगर एक बार ताने का धागा जो यहाँ से बुना जाता है आपका वेफ्ट यान जो है, वो क्या है आपके वाप यान के ऊपर से इस प्रकार, जैसे एक धागा यहाँ से निकला तो दूसरा धागा दो छोड़ करके आगे से निकलेगा। फिर जब हम अगली बुनाई करेंगे तो जो यहाँ से ये यहाँ से है, तो उसी जगह पर ला करके फिर हम नीचे से लेकर जाके आगे हम उस तरह से धागा लेके जाएंगे। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या, दाएं से बाएं ये धारियां दोनों तरफ से आ सकती हैं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दोनों तरफ से ये धारियां देखने को मिलती है। तो ट्विल का एग्जाम्पल जो होता है वो उसमें तिरछी धारियां देखने को मिलती है। प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकाला जाता है। ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है, फिर उतने ही धागों को पार कर पुनः एक में फंसता हुआ निकलता है और अंत तक इसी प्रकार से पूरी पंक्ति भर दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगली पंक्ति में भी इसी क्रम में चलता है, परंतु अंतर यही होता है कि जिस एक धागे के नीचे से पहले निकला था, इस बार उसके बाद वाले, उसी के बगल वाले से क्या करते हैं, अगले धागे के नीचे से निकालते हैं। इस प्रकार हर बार फंसने वाला धागा एकदम आगे बढ़ जाता है और वस्त्र की सतह की पर तिरछी धारियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तो ट्विल का यही है कि उस पर तिरछी धारियां दृष्टिगोचर होती हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, खाकी, वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मानव निर्मित रेशों में, कपास व लिनन में, प्रोटीन रेशों में या इलास्टोमेरिक रेशों में। तो क्रॉस एवं लिंकेज साइड चेन अधिकांशतः किस रेशों में पाई जाती है? यह प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह होता है। यह संभवतः परमाणुओं को श्रृंखला के रूप में अर्थात क्रॉस लिंकेज या साइड चेन के रूप में पाया जाता है। तो जो हमारे प्रोटीन का रेशा है यह हमारा करेक्ट हो जाता है कि ये है कि क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः प्रोटीन रेशे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? क्रम में लगाने के लिए पूछा है। तो वस्त्र निर्माण के लिए प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना। सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सीधा करना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या, सबसे पहले
सिकोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर उस पर प्रिंटिंग करेंगे और लास्ट में प्रेस करेंगे। तो वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होता है? या ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होते, अम्ल का असर इन पर प्रभाव नहीं पड़ता होता है, वह क्या है? प्लाइवल है, वह है वो क्या है? शीशा है, सोना है, एस्बेस्टास है या डेक्रोन है? तो ये जो एस्बेस्टास है वह अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। अग्निरोधी वस्त्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा ये अग्नि जो है, अग्नि से प्रभावित ना होने वाला क्या है? एस्बेस्टास है। और ऑप्शन नंबर सी, और एस्बेस्टास कैसा? यह हमारे खनिज रेशे के अंतर्गत आता है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? प्रश्न ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेक्रोन, नायलॉन, रेयॉन या पॉलिएस्टर? तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? नायलॉन कहते हैं। ठीक है। और जो ये नायलॉन है इसको हम क्या? जादुई रेशे की संज्ञा भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेशम की कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? तो रेशम की कीट के कपड़े मतलब रेशम से बना हुआ जो कपड़ा है, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सैंफोराइजिंग या टेंटरिंग? तो जो है सिल्क के रेशे होते हैं ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत हल्के होते हैं और इसको थोड़ा वजन देने के लिए हम कौन सी परिसज्जा करते हैं? वेटिंग की परिसज्जा विशेष रूप से सिल्क के कपड़ों पर की जाती है। ठीक है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर वजन बढ़ाने की परिसज्जा की जाती है। साथ ही साथ में वहां पर भी आपको ऊनी रेशों में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। जो वेटिंग की परिसज्जा है वह मुख्यतः किसके लिए? रेशम के लिए। और कार्बोनाइजिंग की परिसज्जा वूल के लिए होती है। नेक्स्ट है, आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी व तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो आर्द्र ताप और व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, इसे क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं, फेल्टिंग कहते हैं, वर्स्टेड कहते हैं या गलाना कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं। आपस में जो जुड़ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं। ऊनी के छोटे छोटे रेशों को आपस में उलझाकर जोड़कर ताप से प्रभावित करके दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं। नमदा जो है इसी का उदाहरण है। इस विधि द्वारा केवल ऊनी रेशों से ही कंबल, पट्टू, नमदा आदि बनाए जाते हैं। इस विधि को वस्त्र निर्माण कार्य सीमित है। कभी कभी अनानास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जो फेल्टिंग है, उसमें क्या करते हैं? जमा देते हैं ताप के प्रभाव से। कॉटन शब्द अरबी भाषा के कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक बीज पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पतिक पौधा, जीते हुए प्रदेशों में पाया गया पौधा। तो जो कॉटन का है अरबी के शब्दों में कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंट कहते हैं, क्रिम्प कहते हैं या रेजिलेंसी कहते हैं? तो इसमें जो है जो यहाँ पर है कि किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने को हम क्या कहते हैं? रेजिलेंसी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती। वस्त्रों के दैनिक प्रयोग में के बाद टांगना, मोड़ना एवं लपेटना पड़ता है, जिससे उसकी तहें अक्सर मुड़ जाती हैं तथा विकृत हो जाती हैं, परंतु फिर भी वस्त्र प्रत्यास्थता के गुण के कारण अपनी पूर्व आकृति को ले लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रेजिलेंसी है। रेजिलेंसी का मतलब प्रत्यास्थता से है। ठीक। और वस्त्र के रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता, जो ये एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो एक दूसरी चीज है। जैसे कि मतलब वो कपड़ा कितना अधिक मोटा है कि घर्षण से वह खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है ये भी मतलब एक आंसर होता है, लेकिन जो सही आंसर यहाँ पे माना गया है रेजिलेंसी। प्रश्न पूछने का तरीका अलग है कि किसी वस्त्र के पुनः अपनी स्थिति ग्रहण अगर वो करेगा तब वो रेजिलेंसी होगी, और
अगर उसके रगड़ने की सहनशीलता को देखा जाएगा तब वो एब्रेशन रेजिस्टेंस ही होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, रेजिलेंसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर मैं कहूँगी, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना है, तो आप इसको दोनों को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। कौन सा? भिन्न बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ व सिला हुआ, अनेक परतों वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं उसको एक साथ लगा देते हैं, और जो किल्टेड टेक्सटाइल वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है, इसमें क्या करते हैं, एक साथ में उसको क्या करते हैं, वस्त्र को निर्माण करने के लिए एक साथ में कटिंग, स्टिचिंग या इस तरह का जो भी काम करते हैं वो अनेक परतों वाले कपड़ों पर करते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, अनेक परतों वाला। वस्त्र को लपेटा जाना का साथ अधिक मजेदार होता है। वस्त्र का लपेटा जाना अधिक मजेदार होता है। यहाँ पर सीधा स्वभाव, बंद स्वभाव, सही तिरछा स्वभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चीज़ सीधी होगी, वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मजेदार होता है। अगर हम वस्त्र को लपेट रहे हैं तो अगर वस्त्र क्या है, प्लेन है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिम्प नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हिंदी इसका इंग्लिश वर्जन की ओर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इस तरह से एब्रेशन रेजिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन है, आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे तब आपको सही आंसर मिलेगा। जिस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर एक बार जो आपका इसमें इंग्लिश वर्जन होता है उसकी तरफ आप ज़रूर देखें, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर जो सीधा स्वभाव होगा उससे अच्छे से कपड़ा लिपट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी रोग की बीमारी हो सकती है? रोडामाइन बी, आर्गीमोन तेल, मेटेलिक पीला, या खेसारी दाल। तो यहाँ पर जो आर्गीमोन तेल है उससे क्या होता है, या वनस्पति घी में आर्गीमोन तेल की मिलावट के कारण अंधापन या हृदय संबंधी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है और इसका वैज्ञानिक नाम आर्जीमोन मैक्सिकाना है। जान लीजिए आप इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, आर्जीमोन मैक्सिकाना है। और इस तेल के सेवन से ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। अगर आपसे रोग पूछ लिया जाए कि इसके सेवन से किस प्रकार का रोग हो जाता है, तो ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है, जिसका असर हृदय, किडनी व लीवर पर पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर पनीर के बनाने की बात हो रही है, तो ये भी छेने के पानी के द्वारा, रेनिन के द्वारा तथा नींबू के रस द्वारा, तीनों चीज़ के द्वारा पनीर बनाया जा सकता है। अगर पूछता है कि कौन सा उत्तम पनीर बनाया जा सकता है, तब हम नींबू के रस का पर टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसका उपयोग करके दूध से पनीर बनाया जा सकता है, और ऑप्शन में साथ में इनमें से सभी दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे कि छेने के पानी के द्वारा, और नींबू के रस के द्वारा, और रेनिन के द्वारा अच्छा पनीर बनाया जा सकता है। और हम जानते हैं कि जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, केसीन नामक प्रोटीन, और दूध में पाया जाने वाला ग्लूकोज कौन सा है, लैक्टोज है। और यही जो पनीर के थक्के होते हैं, मतलब केसीन होती है, वो अलग हो जाती है, इसीलिए जो पनीर है वो काफ़ी हमारे लिए हेल्दी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खाद्य क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम विषाक्तता पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य, बेकरी खाद्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम विषाक्त पैदा जो ये होता है, यहाँ से भी प्रश्न अलग से ये पूछ लिया जाता है कि डिब्बाबंद जो भी खाना है उसमें किसके कारण से विषाक्तता पैदा होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कि ये क्या होता है, डिब्बा बंद रखने से और भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो जाती है। भोज्य पदार्थों को डिब्बा बंद रखने से सड़कर तथा गलकर खराब भी हो सकते हैं, इसलिए उसको खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को आप ज़रूर देखें, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रखते हैं? प्रश्न
यहाँ से डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, बिल्कुल आप इसको याद करके रख लें। 65%, 75%, 40% और 50%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जैम और जेली के परीक्षण के लिए चीनी का सांद्रण कितना रखते हैं? 65% तक रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। कौन से ऐसे रोगी हैं जिनको कि प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है? गुर्दे की बीमारी, अल्सर, मधुमेह या कब्ज। तो जो ये गुर्दे की जो किडनी की बीमारी होती है उसमें क्या होता है? प्रोटीन युक्त आहार देने से मना कर दिया जाता है। वृक्क के रोग, दीर्घावधि यूरेमिया, यकृत के रोग, हेपेटिक कोमा आदि की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में उच्च जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन होता है, अतः इसकी मात्रा थोड़ी दी जानी चाहिए। परंतु प्रोटीन कम दिए जाने से शरीर में विटामिन तथा खनिज लवण की कमी हो जाती है, इसलिए एक मल्टीविटामिन की गोली देना अनिवार्य होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे की बीमारी में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है? कौन सा इसमें गुड है? ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। तो एचडीएल जो है वो क्या है आपका? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर ये अगर आपको याद होने में दिक्कत होती है तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो क्या करेगा? हमें हैप्पी रखेगा, तो इसलिए इसको एचडीएल को आप चाहें तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये आपको भूलेगा नहीं। और इरेक्टो स्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं के आंतरिक दीवार में वसा कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड आदि का जमाव होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए एचडीएल तथा एलडीएल की निम्न मात्रा होनी चाहिए। एलडीएल कितना होना चाहिए? 200 mg प्रतिशत से कम, और एचडीएल जो है 40 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होना चाहिए। तो ये तो आपका ये बताया गया कि शरीर में कितना वो होना चाहिए। ठीक, व्यक्ति के सामान्य वजन से कितने प्रतिशत अधिक होने को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। तो जो ये सामान्य वजन जितना है जिसका, वो कितने प्रतिशत अधिक होगा तो वो मोटापा की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि हमारा वज़न 55 kg होना चाहिए, तो ये क्या हमारा वज़न 75 kg अगर हो जाए तो ये कौन सी स्थिति? मोटापे की स्थिति देखने को मिलती है। तो 10 है, 20 है, 5 है और 15 है। तो ये सामान्य वज़न से कितना प्रतिशत अधिक वज़न मोटापा हो जाता है? तो ये क्या? 20%। अगर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये सामान्य वज़न जैसे अगर हमारा है, मान लीजिए कि हमारा वज़न 20% अगर अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। जैसे अगर हमारा वज़न 50 kg होना चाहिए। ठीक, अब हम 50 kg का 5% और 10%, अगर 50 kg का 10% अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? वज़न हमारा अगर 50 किलो है तो अगर हम इसके अगर इसका 20% अधिक अगर हमारा वज़न होता है तो 50% का अगर हम देखेंगे सीधा-सीधा अगर हम निकालते हैं इसका 10% 5 केजी हो जाएगा, और अगर इसका 20% निकालेंगे तो 10 केजी हो जाएगा। अगर हमारा वज़न कितना है? 50 किलो है और हमारे वज़न में कितने की बढ़ोतरी हो जाती है? 10 किलो की और बढ़ोतरी हो जाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा कहलाने लगती है। तो अगर हमारा वेट 50 केजी होना चाहिए और हम अगर 60 केजी के हो गए और उससे ऊपर हो रहे हैं तो वो स्थिति क्या? हमारी मोटापे की स्थिति कहलाती है। मैंने इसको कैलकुलेट करके बता दिया तो अब आपको ये याद रहेगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी 20% करेक्ट हो जाता है। NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष की आयु के प्रतिशत बच्चों की रक्ताल्पता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इनका जो डेटा है उसके अनुसार रक्ताल्पता का प्रतिशत ये पूछ रहा है। तो इसका ये क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक, NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक, इनका चौथा जो डेटा आया है उसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के में रक्ताल्पता कब देखने को मिलती है? 53.1%, 58.4% और 35.7% और 10%। तो यहाँ पर इतने जो 58.4% बच्चों में रक्ताल्पता है इनके अनुसार। ठीक है, तो कितना? 58.4%।
और साथ ही साथ में जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में भी इंगित किया गया है कि भारत पर विटामिन ए, आयोडीन, लौह तत्व एवं फोलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों का उच्च बोझ है, जिसे रतौंधी, घेंघा, रक्ताल्पता और विभिन्न जन्म दोष होते हैं। ठीक है, तो और इसी सर्वेक्षण में क्या बताया गया है कि 58.4% बच्चों में रक्ताल्पता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीयूरिया किस बीमारी में देखने को मिलता है? टाइफाइड, यूटीआई, डायबिटीज या टीबी। तो जो पॉलीयूरिया है वो डायबिटीज के पेशेंट में देखने को मिलता है, मतलब बार बार मूत्र जाने की इच्छा जो है वो क्या है, जाना पड़ता है, बार बार पेशाब त्यागने के लिए जाना पड़ता है। इस अवस्था को अत्यधिक मात्रा में मूत्र विसर्जन होने लगता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का भी निष्कासन होता है और शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग क्या है? डायबिटिक मेलाइटस है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे में डाला जाता है, मुख में, नाक में, परिधीय शिरा में या धमनियों में। तो ये जो है आंतरिक विलयन जो आंतों में जो डाला जाता है, ये किस जगह पे डाला जाता है? ये सीधे परिधीय आंतरिक पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे परिधीय शिरा में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। यह स्थिति वह है जिसमें कि रोगी हॉस्पिटल में ये इस प्रकार की डाइट्स का प्रयोग होता है जिसमें कि रोगी इस स्थिति में नहीं रहता कि वह मुंह से खाने को च्यू कर सके, तो इसीलिए उसके वेन्स में भोजन जो वो क्या किया जाता है, सीधे डाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये प्रश्न है और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय।